इस दुनिया के लोग लावा में छोटे ड्रैगन पालते हैं, बहते बर्फ के टुकड़ों से कपड़े बनाते हैं और यहाँ तक कि बटन के खास बर्गर भी बनाते हैं, क्योंकि उच्च सभ्यता ने नीली ग्रह के संसाधनों को बंद कर दिया है। मच्छर खेत जीवित रहने का खेल आ गया है। विभिन्न देशों के पास मच्छर खेत में खोजकर्ताओं को भेजने का मौका है। जो संसाधन प्राप्त करते हैं वे अपने देश को लाखों गुना वापस मिल सकते हैं, लेकिन दूसरों का जन्म स्थान या तो जंगल है या द्वीप, जबकि मुझे एस श्रेणी की बर्फीली भूमि में फेंक दिया गया है। पहली रात ही मैं बर्फ की छड़ी में बदलने के कगार पर था। पूरी दुनिया ने ड्रैगन देश का मजाक उड़ाया, दांव लगाया कि भले ही मुझे बंजर में 2 साल और आधा फेंक दिया जाए, मैं छुट्टी की तरह खुश रह सकता हूँ। इस समय मैं सिस्टम पैनल पर 4 सूचना वर्गों को देख रहा हूँ। गहराई में खो गया हूँ। सामान्यतः मुझे संसाधनों का चयन जारी रखना चाहिए, लेकिन यहाँ का तापमान 52 डिग्री सेल्सियस है और अगर मैं और अधिक समय बर्बाद करता हूँ तो मैं अंततः एक बर्फ की मूर्ति में बदल जाऊंगा। और सिस्टम केवल सीधा संकेत देता है, संसाधन हवा में नहीं। लेकिन मैं अभी भी संदेह में हूँ। अगर आसपास कुछ नहीं है तो क्या यह सूचना के अवसर को बर्बाद कर? लंबे समय तक उलझन में रहने के बाद मैंने अपने दिल की आवाज का पालन किया। मैंने बी पर्यावरण चुना। अगले पल मेरी आंखों के सामने एक 3D होलोग्राफिक स्थलाकृति मानचित्र प्रकट हुआ और सिस्टम ने दिखाया कि 71 घंटे बाद बर्फबारी आएगी। लेकिन मैं जिस स्थान पर हूँ वहां प्रतिरोध करने की कोई संभावना नहीं है। एकमात्र जीवन रेखा उत्तर पूर्व दिशा में है। मैंने तुरंत उत्तर पूर्व का मानचित्र बढ़ाया और पाया कि वहां एक बहता पानी है और बर्फ की परत केवल 20 सेंटीमीटर है। मैं तुरंत उत्साहित हो गया। बहता पानी मछली कहते हुए मैं बहते पानी की झील की दिशा में बढ़ा। मेरे सामने एक सुनहरा तीर अपने रास्ते को दिखाने लगा। 20 मिनट से भी कम समय में मैं सूचना द्वारा निर्देशित स्थान पर पहुंच गया। चारों ओर देखते हुए यहाँ एक अंतहीन बर्फ का मैदान है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पैरों के नीचे 20 सेंटीमीटर जीवन है। इसी समय बहते टेबल के लाइव स्ट्रीम में हलचल मच गई। यह लड़का बर्फ में है। इस मौसम में आश्रय छोड़ना, बाहर जाना मतलब मौत है। कहा गया कि समुदाय में संसाधनों की कमी है। क्या खोज कर? शोर मत करो। मैंने कुछ निचले रैंक के लाइव स्ट्रीम देखे हैं। वे सभी कठिन परिस्थितियों में हैं। अब निश्चित रूप से हमसे ज्यादा कठिनाई में हैं। इस समय मैंने सूचना प्रणाली के संकेत के अनुसार अपने लक्ष्य पर पहुंच गया। सही स्थान पर पहुंचने के बाद मैंने धातु की फावड़ा उठाई और कमजोर बिंदु पर जोर से प्रहार किया, लेकिन केवल बर्फ के छोटे टुकड़े ही उड़े। जल्द ही मेरा हाथ झनझना गया और मेरी उंगलियां जम गईं। लेकिन मैंने रुकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर मैं रुक गया तो वह सच में खत्म हो जाएगा। मैंने अपनी जीभ को कसकर काटा और मानसिकता को मजबूर किया। एक फावड़ा के बाद एक फावड़ा एक ही जगह पर सटीकता से प्रहार किया। जब मैं थक कर बेहोश होने वाला था, अचानक बर्फ का सतह टूट गया। काले झील का पानी दबाव के कारण एक पल में मेरे चेहरे पर छिड़क गया। मैं अचानक एक कदम पीछे हट गया और जमीन पर गिर पड़ा। ओह, ये सच में दर्द हुआ। अच्छा हुआ कि मैं जल्दी पीछे हट गया, वरना मैं उसमें गिर जाता। इस समय लाइव स्ट्रीम तुरंत फट गई। यह लड़का सच में मानव मांस ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, अपनी थोड़ी सी ज्ञान से दक्षिणी बंजर की घटनाओं का अनुमान मत लगाओ। क्या तुम नहीं जानते कि किसी ने लावा में तो खोदने से क्या होता है? वह मछली कैसे पकड़ेगा? यह सवाल तुरंत उत्साही माहौल पर ठंडे पानी की बाल्टी डाल देता है। लेकिन मैं अब आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ। सामने सक्रिय हो रही जल सतह को देखते हुए मैंने जल्दी से कार्य करने की जल्दी नहीं की, बल्कि चुपचाप मौके की प्रतीक्षा की। जब एक काली मछली धातु की फावड़ा के ऊपर तैरने लगी, मैंने अपने हाथ में फावड़ा को अचानक एक झटका दिया। अगले पल एक पूरी तरह से काली मछली बर्फ की सतह पर फेंकी गई। और जब मैंने इस काली मछली को देखा जिसमें छोटे आंत होते हैं, तो मैंने राहत की सांस ली। साथ ही एक अद्भुत भाग्य की भावना भी आई। इसके तुरंत बाद सिस्टम नहीं, मुझे अब थोड़ी ऊर्जा की आवश्यकता है। अभी की लंबी यात्रा और बर्फ को तोड़ने के कारण मेरा शरीर पहले से ही अपनी सीमा पर पहुंच गया है। मैंने तुरंत आधा टुकड़ा चांदी के स्टार स्तर का मांस निकालकर खाना शुरू कर दिया। यह वह सामग्री थी जो मैंने सूचना प्रणाली जागृत होने पर एक बैग में पाई थी, जिसमें न केवल मांस था बल्कि कोयला और फायरफ्लाई उपकरण भी थे। और इस समय लाइव स्ट्रीम में एक सुनहरी टिप्पणी विशेष रूप से ध्यान आकर्षित कर रही थी। 8 इस प्रकार की रणनीतिक चांदी के स्टार। यह टिप्पणी तुरंत दर्शकों के गुस्से को भड़काती है। यह कुत्ता कहां से आया? जांग यूपिंग ने इसे खुद पाया। इसे खाने का क्या हक है? बिल्कुल, अगर पेट नहीं भरा तो कैसे काम करेंगे? साकुरा देश के लाइव स्ट्रीम में वापस जाओ। यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है।
मांस के टुकड़े के पेट में जाने के साथ मेरे पूरे शरीर में एक गर्म धारा बहने लगी। नमी स्तर भी 48 पर काफी बढ़ गया। मैंने अपने हाथ को रगड़कर उस हाथ की ठंड को दूर किया और फिर तुरंत धातु की फावड़ा उठाई, फिर से बर्फ के छिद्र के पास बैठ गया, गर्म लोहे को हिट करने के लिए तैयार। फिर अपनी अद्वितीय उत्साह का उपयोग करके इन मछलियों को ठंडी अंधेरी झील के पानी से दूर करने में मदद करने के लिए अंततः मेरी धैर्य से बैठने के बाद एक और काली मछली सफलतापूर्वक किनारे पर आ गई। इस समय कई मछली पकड़ने, लेकिन जैसे कि ऑक्टोपस की तरह मछली पकड़ने वाला वास्तव में यह पहला व्यक्ति है। जब मछली पकड़ने वाले पुराने दरवाजे ने आश्चर्यचकित होकर देखा, मैंने फिर से एक काली मछली पकड़ी, लेकिन मेरी किस्मत जैसे अचानक रुक गई। अगले आधे घंटे में मुझे कुछ भी नहीं मिला। क्या मैंने बहुत शोर मचाया और मछलियों को भगा दिया, या ऑक्सीजन पहले से ही संतृप्त हो गई? जो पहले छिद्र के पास सांस ले रही काली छायाएं अचानक गायब हो गई। लेकिन मैं इस तरह से हार मानने को तैयार नहीं था। मैंने फिर से बैठ गया। जैसे ही मैं इंतजार कर रहा था, मेरा शरीर कठोर होने लगा। अचानक काले पानी के नीचे एक बादल की रोशनी ने पार किया। मैंने तेजी से ऊपर की ओर झटका दिया। फावड़े के चेहरे ने सटीकता से उसे हवा में लाया। फिर एक अजीब मछली बर्फ की सतह पर फेंकी गई, लेकिन जैसे ही यह चांदी की मछली जमीन पर गिरी, उसने अपनी पूंछ से बर्फ की सतह पर एक थप्पड़ मारा। दूर की बर्फ की सतह पर फेंकी गई। तभी राष्ट्रीय भाग्य प्रणाली की सूचना ध्वनि गूंज उठी। बधाई हो, मेजबान को एक स्तर की बर्फ की चांदी का मनोरंजन मिला। इसका उपयोग करने के बाद ठंड के प्रतिरोध की क्षमता में काफी वृद्धि होगी। यह सुनकर मैं तुरंत खुश हो गया। मैंने इतनी देर तक मेहनत की। इस समय लाइव स्ट्रीम की टिप्पणियां थोड़ी देर के लिए खाली हो गईं, फिर पूरी तरह से फट गईं। ओह, अभी मुझे डर लगा। ये तो मानव जीवन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र का बहता टेबल है। एक झटके और चर्चा के बीच जल्दी ही किसी ने पहले की अप्रियता को याद किया। यामामोटो इचिरो, वह क्यों नहीं बोल रहा है? हालांकि दूसरी तरफ अभी भी चुप है। हाँ, यह केवल संयोग है। अगर उसे मैंने फिर से बर्फ की चांदी का मनोरंजन पकड़ा। इस समय मैं जमीन पर 5 मछलियों को देखकर पहले घर लौटने का फैसला किया। लौटते समय का रास्ता थोड़ा कठिन है। पहले की पार्श्व हवा अब विपरीत हवा बन गई है। हर कदम उठाने के लिए उग्र प्रकृति के साथ संवाद करना पड़ता है। लेकिन जब मेरा तापमान चेतावनी स्तर से नीचे गिरने वाला था, मैं फिर भी छिद्र के पास पहुंच गया। तुम्हारी माँ मुझे मार डाला। मैं बर्फ की दीवार पर झुककर 2 मिनट तक सांस लेने के बाद मुझे अपने कठोर हाथों में थोड़ी सी संवेदनशीलता महसूस हुई। फिर मैंने कांपते हाथ से अपनी जेब से उच्च ऊर्जा खनिज निकालकर कमजोर प्रकाश में 4 टुकड़ों में काट दिया। बस तापमान को 0 से ऊपर बनाए रखना है तो मैं नहीं मरूंगा। इस तरह मैं और 7-8 दिन तक टिक सकता हूँ। कुछ सेकंड बाद परिचित नीली आग फिर से जलने लगी। जैसे ही मेरा शरीर थोड़ा नरम हुआ, मैंने सीधे एक और बर्फ की चांदी का मनोरंजन अचानक जाग गया। मछली की पूंछ ने जमीन पर जोर से थप्पड़ मारा। शरीर ने बल का उपयोग करके उछलकर मेरे चेहरे की ओर झपटने लगी। मैंने स्वाभाविक रूप से अपनी फावड़ा को उठाया जो मछली को भून रहा था, और एक जोरदार थप्पड़ मछली के सिर पर मारा। इससे पहले कि वह संघर्ष करे, मेरी कलाई ने फिर से बल लगाया। फावड़े की धार ने मछली के सिर पर जोर से मारा। यह तो बंजर की मछली है। यह तो जमीन पर भी जीवित रह सकती है, लेकिन यह भी साबित करता है कि इस मछली की सक्रियता बहुत मजबूत है। इसमें निहित ऊर्जा निश्चित रूप से कम नहीं है। फिर मैं इसकी परवाह नहीं करता। मछली का एक टुकड़ा फाड़कर अपने मुंह में डालता हूँ। फिर एक गर्म धारा तेजी से मेरे शरीर में बचे हुए तत्वों को दूर कर देती है। यह सिस्टम मुझे सूचित कर रहा है कि मेरी नमी स्तर और ठंड के प्रतिरोध की क्षमता में काफी वृद्धि हो रही है। बेशक यह एक दुर्लभ संसाधन है। जो भी परीक्षा में है वह चांदी के सितारे के स्तर का भोजन है, और मैंने सिर्फ कुछ कौर खाकर ऐसा प्रभाव पाया। मैंने फिर से उस सैनिक शिविर की जाली मछली को देखा जिसे मैंने मारा था। इसे पहले देश को अपलोड किया जा सकता है ताकि पिताजी, मम्मी और छोटी बहन पहले चख सके। यह सोचकर मैंने अपने हाथ को उस सैनिक शिविर की जाली मछली पर रखा। आज की सामग्री अपलोड की पुष्टि की। इसके बाद मैंने राष्ट्र प्रणाली। यह सामग्री पहली बार अपलोड की गई एक नई प्रजाति है। राष्ट्र की प्रतिक्रिया की गणना की जा रही है। यह देखकर मैं अंदर से उत्साहित हो गया। मैंने गणना को सक्रिय कर दिया। नीली पृथ्वी की ज्ञात जानकारी के अनुसार बर्बाद सामग्री F स्तर से लेकर किंवदंती के B स्तर तक होती है। कुल मिलाकर इसे 5 समान स्तरों में बांटा गया है। समान स्तर जितना ऊंचा होगा, प्रतिक्रिया सामग्री का गुणांक उतना ही कम होगा।
और इस बार प्रकाश पर्दे पर संख्या पागलपन से कूदने लगी। यह सामग्री सीधे भवन राष्ट्र के आधिकारिक बैकअप ठंडे उपयोगकर्ताओं को डाला जाएगा। मुझे उस भयानक संख्या से उबरने से पहले दूसरा संकेत आ गया। बधाई हो, अन्वेषक ने पहली बार सैनिक आपूर्ति अपलोड की। विशेष पुरस्कार जीवित रहना बॉक्स प्राप्त करें। कृपया आप जिस बॉक्स के स्तर को खाली करना चाहते हैं उसे चुनें। 3 अलग अलग रोशनी फैलाने वाले आभासी बक्से मेरी आंखों के सामने तैर रहे हैं। यह देखकर मेरी सांसें तेजी से, अगर यह किसी और पर होता तो शायद वे सुरक्षित सामान्य स्तर या पश्चिमी साहसी स्तर चुनते, लेकिन मेरे पास तो गाड़ी है। मुझे किस बात का डर? यह सोचकर मैंने तुरंत किंवदंती स्तर के बॉक्स को चुना। लेकिन थोड़ी देर बाद सिस्टम ने मुझे सूचित किया कि किंवदंती स्तर का जीवित रहना बॉक्स बालों के रूप में है, और मैंने खुद को मजबूर किया कि अब बाहर जाकर खोजें। मैंने राष्ट्र की रैंकिंग सूची देखी। इस समय मेरा नाम पहले 100 में आ चुका था। यह राष्ट्र अपने परिवार के प्रति बेहतर व्यवहार करेगा। बस मुझे आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। मेरी बहन की आंखों की बीमारी को विशेष संसाधनों से ठीक किया जा सकता है। तभी सिस्टम की सूचना फिर से गूंजी। बधाई हो, अन्वेषक पहले 100 में प्रवेश कर गया। यदि अगले महीने सूची में बना रहता है तो पुरस्कार प्रारंभिक निर्माण उद्योग 1 स्तर होगा। यह समग्र शारीरिक क्षमता को बढ़ा सकता है। वास्तव में अन्वेषक की रैंकिंग जितनी ऊंची होगी, अतिरिक्त पुरस्कार वहां सभी जीवित अन्वेषकों की सूची होगी। रैंकिंग पुरस्कार भी अधिक समृद्ध होगा। उत्साहित होकर आगे बढ़ते हुए मैंने अपने पैनल की ओर देखा। सभी मानक सामान्य हैं, यहाँ तक कि तापमान भी 36.5 पर बना हुआ है। इससे मुझे राहत मिली। यह ठीक है, न केवल सामग्री भंडार में काफी वृद्धि हुई है, बल्कि मुझे एक जीवित रहने वाला बॉक्स भी मिला है। इससे मुझे काफी राहत मिली। कम से कम मुझे ठंड से मरने या भूखे मरने की चिंता। लाइव स्ट्रीम बंद करके मैं सो गया। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो सूचना प्रणाली ने फिर से अपडेट किया। वहां फिर से वही 4 विकल्प थे। कुछ पल सोचने के बाद मैंने जीवित रहने का विकल्प चुना। अगले क्षण मुझे किंवदंती स्तर के जीवित रहने वाले बॉक्स का स्थान मिला। इससे मैं उत्साहित होकर अपनी मुट्ठी उठाने लगा। इसके बाद मैंने अपने उपकरणों को थोड़ा सा व्यवस्थित किया और निकल पड़ा। साथ ही मैंने घड़ी पर कॉल विकल्प पर क्लिक। इसके बाद मैंने अपने माता पिता को सुरक्षित होने की सूचना दी और बर्फ और तूफान का सामना करते हुए कब्रिस्तान की ओर बढ़ा। कल की 1000 गुना अपलोडिंग के कारण कॉल करने पर ऑनलाइन लोगों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। वह वास्तव में योंगडोंग ताइयुआन में अवशेष खोजने जा रहा है। क्या वह पागल है? इस मौसम में बाहर जाना तो मौत को आमंत्रित करना है। एक रिटायर्ड अन्वेषक वांग गांग ने भी टिप्पणी की, लड़के, पुरस्कार के पीछे मत। 2 मछलियां तुम्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर देंगी। दास राष्ट्र के अन्वेषक इतने अभिमानी हो गए हैं। तुम्हारी माँ का छोटे जापानी फिर से लोगों को परेशान करने आए हैं। और इस समय मैंने पहले ही टिप्पणी नहीं देखी। मैंने सूचना प्रणाली के सुनहरे तीर का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ा, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं अपने गंतव्य पर पहुंच गया। मैंने धातु की खुदाई की और 20 मिनट से कम समय में एक धातु का बक्सा बाहर आ गया। मैंने कांपते बधाई हो, दास राष्ट्र के अन्वेषक ने किंवदंती स्तर का पोर्टेबल आर्कटिक स्नोमोबाइल प्राप्त किया। यह सुनकर मैंने एक ठंडी सांस ली। वाह, यह तो बहुत शानदार गिरफ्तारी का उपकरण है। इसके बाद मैंने तुरंत धातु की संरचना को असेंबल किया। मैंने सामने की स्नोमोबाइल को देखकर बहुत उत्साहित महसूस किया, खासकर वह खींचने योग्य शेल्फ जो मेरे हाथों को मुक्त करने के लिए पूरी तरह से है। इसके बाद मैंने स्नोमोबाइल की गति को भी आजमाया। यह बहुत चिकनी थी। इस समय लाइव स्ट्रीम के दर्शक, मैं भी ऐसा शानदार वाहन चाहता हूँ। क्या पंजीकरण करना संभव है? बेशक, लेकिन पहले तुम्हें एक अन्वेषक के रूप में योंगडोंग ताइयुआन में उतरना होगा। फिर दुर्लभ सामग्री अपलोड करनी होगी। अंत में किंवदंती स्तर का बॉक्स चुनना होगा। तभी तुम्हें मिलने की संभावना होगी। और मैं इस समय पवन और विद्युत वाहन की सुखद अनुभूति का आनंद ले रहा हूँ। मैंने टिप्पणी नहीं देखी। थोड़ी देर आधे घंटे बाद मैं अपने गंतव्य पर पहुंच गया। इसने मुझे कई घंटे की यात्रा बचा ली। आज चाहे मैं कितनी भी मछलियां पकड़ूं, मैं उन्हें ले जा सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं बाहर आया, मैंने देखा कि बर्फ की गुफा के चारों ओर कई विशाल गहरे गड्ढे हैं। पंजे के निशान की गहराई और कदमों को देखकर यह एक वयस्क बर्फीले भालू की होनी चाहिए। मैंने चारों ओर सतर्कता से देखा, लेकिन कोई भी दानव के निशान नहीं देखे। शायद कम से कम ये सुनिश्चित करने के लिए कि इस स्थान के बंद होने से पहले मेरे पास पर्याप्त भोजन हो, ताकि मैं अगली जीवित रहने वाली सामग्री पा सकूं। यह कहते हुए मैंने स्नोमोबाइल को गहरी शेल्टर में पार्क किया। फिर मैंने धातु की खुदाई का उपयोग करके बर्फ की सतह को फिर से तोड़ा।
तुरंत कुछ मछलियां किनारे पर तैरने लगी। मैंने जल्दी से धातु की खुदाई का उपयोग करके बर्फ की सतह को फिर से तोड़ा। खुदाई का उपयोग करके उन्हें किनारे पर लाने की कोशिश की। यह मुझे थोड़ा निराश करता है। फिर मैंने याद किया कि मैंने कल रात मछली के आंत में देखी गई काली तराजू को देखा था। क्या यह काली मछली इसका मुख्य भोजन है? यह सोचकर मैंने तुरंत खुदाई का उपयोग करके काली मछली को काट दिया। फिर मैंने धातु की खुदाई का उपयोग करके इसे बर्फ के पानी में डाल दिया। ज्यादा समय नहीं लगा, एक बड़ी संख्या में बर्फीली चांदी की मछलियां तैरने लगीं। मैंने अचानक खुदाई का उपयोग करके मछलियों को क्या मैं बहुत जल्दी था, लेकिन अच्छी बात यह है कि चांदी की मछलियां मेरी हरकतों से नहीं भागीं, बल्कि और भी अधिक आ गईं। मैंने मछली के टुकड़े झील में फेंक दिए। फिर मैंने अपनी ताकत का उपयोग करके मछलियों को तेजी से किनारे की ओर खींचा। हालांकि 10 बार में से 8 बार में खाली था और कई बार मछलियां बर्फ की सतह पर कूद गईं और फिर पानी में लौट गईं। लेकिन इन मछलियों की लगातार कोशिशों ने मुझे निराश नहीं किया और मैंने धीरे धीरे तरकीबें सीख लीं। जल्द ही मैंने किनारे पर 7 चांदी की मछलियां पकड़ ली। उनका वजन लगभग 40 किलोग्राम था। मैंने सभी मछलियों को स्नोमोबाइल के धातु के बक्से में रखा। फिर मैं शरण की दिशा में तेजी से दौड़ा। थोड़ी देर में मैं परिचित छोटे बर्फीले ढलान पर वापस पहुंच गया। इसके बाद मैंने मछलियों को गुफा में ले जाकर स्नोमोबाइल को फिर से मोड़ दिया। जब मैंने उस धातु के बक्से को देखा जो सामान के आकार का था, तो मैंने फिर से उच्च सभ्यता की कृति की प्रशंसा। जैसे जैसे गुफा के अंदर का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा, मेरे पूरे शरीर की मांसपेशियां दर्द और सुन्नता से भर गईं। लेकिन मैंने सामने की मछलियों के ढेर को देखकर एक गहरी संतोष की भावना महसूस की। आज मुझे खुद को पुरस्कृत करना चाहिए। इसलिए मैंने एक मछली को निकाला और उसे भूनने लगा। कुछ मिनटों बाद एक मीठी मछली की खुशबू मेरी नाक में घुस गई। मैंने अपने थूक को निगला। देखो, इसका मतलब है कि मैं भविष्य में और भी सुधार कर सकता हूँ। मेरे मन में अचानक उत्साह भर गया। यह तापमान कब बदलता है? जब मेरी ठंड के प्रतिरोध की क्षमता बढ़ती है तो जीवित रहने की संभावना भी बढ़ जाती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैंने बाकी मछलियों को भुना। संरक्षण के लिए मैंने कोशिश की कि हर मछली को सूखा भुना जाए। तभी सिस्टम की सूचना की आवाज आई। आज की सामग्री अपलोड करने की गणना में अभी भी 5 मिनट बाकी। सामान्यतः आज बहुत अच्छा उत्पादन होना चाहिए। मुझे अधिक सामग्री अपलोड करनी चाहिए, चाहे वह राष्ट्र का पुरस्कार हो या अपने परिवार के लिए, यह बेहतर होगा। लेकिन बर्फीले भालू की गतिविधियों का पैटर्न अभी स्पष्ट नहीं है। थोड़े समय में मैं फिर से बर्फीली झील पर नहीं जा सकता। आने वाले कुछ दिनों तक बर्फीली तूफान भी जारी। नौका पर चढ़ना संभव नहीं है। यह संसाधन या जीवित रहने के लिए है। हमेशा एक खोजकर्ता को संतुलन बनाना पड़ता है। लेकिन रैंकिंग में वृद्धि का पुरस्कार भी बहुत आकर्षक है। पहले 3 महीनों में रैंकिंग में शीर्ष 10 खोजकर्ताओं को बहुत बड़े लाभ मिलेंगे और रैंकिंग में नहीं होने वाले खोजकर्ता अधिकांशतः विभिन्न कारणों से बर्बरता से बाहर हो जाएंगे। मैंने सोचा और अपने हाथ को एक सुनहरे बर्फ के स्तंभ पर रखा। आज के संसाधनों की पुष्टि की। फिर मैंने राष्ट्र प्रणाली की आवाज सुनी। बिल्डिंग खोजकर्ता झांग्यू नौका पर चढ़ने के लिए, सैनिकों की परीक्षा में मदद करने के लिए एक उत्पादित भोजन। बिल्डिंग देश ने संसाधनों को ठंड से बचाने के लिए एक 100 का विचार किया। खाने के बाद ठंड से बचने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। बधाई हो खोजकर्ता झांग्यू, पहले 50 में प्रवेश किया। अगले महीने भी सूची में बने रहें। पुरस्कार के रूप में हमला जहाज और सैन्य नौका दी जाएगी। मैंने तुरंत, इससे मेरी जीवित रहने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। तभी डोंकों के 3 मीटर के दायरे में भारी बर्फ पर कदम रखने की आवाज आई। अगले पल भारी सांसों ने खून की गंध के साथ प्रवेश किया। मेरे दिल में एक झटका लगा। मैंने तुरंत अपने पास के धातु के फावड़े की ओर हाथ बढ़ाया। दूसरी हाथ ने दोनसे को आग के स्रोत पर रखा। अंधेरा, तुरंत सब कुछ निकल गया। मैंने धातु के फावड़े को मजबूती से पकड़ा और किसी भी समय लड़ाई के लिए तैयार रहा। लेकिन वह कदमों की मैं एक पल के लिए भी ढील नहीं दे सकता, क्योंकि वह दिशा वही है जहां मैंने कल आंतें फेंकी थी। वह खून की गंध से खींची गई थी। अगर मैंने कल आंतें डोंकोर के पास दफन की होती तो आज मैं शायद एक अधूरी लाश होता। जब सुबह की रोशनी थोड़ी सी आई तो राष्ट्र प्रणाली की रोशनी समय पर प्रकट हुई। कल की मृतकों की संख्या देखकर मेरा दिल धड़क गया। केवल एक रात में 4000 लोग बर्बर दुनिया में गायब हो गए। कल रात के डरावने रात के बारे में सोचते हुए मैंने एक गहरी सांस ली और संकट का चयन किया। अगले पल मेरी दृष्टि में दुनिया बदल गई। पहले अंधेरे डोंकोर पर अचानक एक हल्की पीली हरी रोशनी चमक उठी। डेटा प्रवाह
मेरी रेटिना पर पागलपन से पुनर्गठित हुआ। अंततः यह एक विशेष दृष्टि में बदल गया। इसके विशेष दृष्टि में तुरंत बाद मेरे सामने एक पंक्ति शब्द फुसेन हुई। अगले 5 दिनों में, हालांकि यह मेरे लिए पर्याप्त है, फिर मैंने डोंकों की ओर बढ़ा। मेरी आंखों में एक भयानक हरे रंग की ट्रेस दिखाई दी। यहाँ तक कि 2 गहरे प्रकाश धब्बे भी थे जो लगभग बर्फ की ईंटों की दरारों पर चिपके हुए थे। इसी समय एक लाल छोटे अक्षर चुपचाप फुसेन हुए। एक से मोलोंग ने सुबह के समय आपको शिकार के रूप में चिन्हित किया। तलवार ने मेरी मुट्ठी को कस लिया। यह बर्बर ठंडे क्षेत्र में सामान्य रूप से पाए जाने वाले समूह के शिकार। एक बार जब आप निशाना बन जाते हैं तो आप न तो मर सकते हैं और न ही अपनी त्वचा को हटा सकते हैं, और मेरे पास अब कोई उपयुक्त हथियार नहीं है। इसीलिए मैं भेड़िया के झुंड से लड़ने में असमर्थ हूँ। यह जगह वास्तव में रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। तभी एक अलार्म की आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। चेतावनी, वर्तमान आश्रय सफेद आपदा से बचने में असमर्थ है। एकमात्र जीवन उत्तर पूर्व दिशा में है। यह रेटिना पर मौसम की चेतावनी है जो मुझे तेजी से एक नए आश्रय की। जब सब कुछ तैयार था, मेरी लाइव स्ट्रीम भी शुरू हो गई। ओह, इतनी सारी चांदी की सितारे और भोजन। क्या मैं सो रहा हूँ? भगवान, ये क्या करने जा रहा है? और मैंने बुलेटिन की सामग्री नहीं देखी। सीधे स्वेडिचर पर चढ़कर बर्फ के तूफान में घुस गया। ज्यादा समय नहीं हुआ, मैंने अचानक गाड़ी की गति कम कर दी। संकट की जानकारी की विशेष दृष्टि में बाईं ओर सोपोर के नीचे एक अत्यंत कमजोर हल्की पीली ट्रेस दिखाई दी। जो जब मेरी स्वेडिचर धीरे धीरे करीब आई तो ट्रेस पर एक पंक्ति छोटे अक्षर फुसेन हुई। एक विशाल स्वेशु जो 3 दिन पहले गहरी सर्दी में सो गया था। यह देखकर मेरी गले की हड्डी एक बार हिल गई। मुझे मांस खाने का मन था, इसलिए मैंने ट्रेस का अनुसरण किया और शेषु के छिपने के स्थान को पाया। लाइव स्ट्रीम में कई दर्शकों ने इस जीव को पहचान लिया। भगवान, सावधान रहो, इसे चूहा समझकर मत देखो, लेकिन इसकी प्रकृति अत्यंत क्रूर है। यहाँ तक कि स्वे मोलोंग भी इसे आसानी से छेड़ने की हिम्मत नहीं करते। डोंग भाई के चेतावनी सुनकर बुलेटिन तुरंत तनाव में आ गया, लेकिन मैंने फावड़े के सबसे तेज किनारे को स्योरशु के सिर पर जोर से मारा, सीधे उसे नींद में ही मार डाला। इसके तुरंत बाद मैंने उसकी गर्दन की त्वचा को पकड़कर बाहर खींच लिया। वाह, यह सच में भारी है, कम से कम 20 पाउंड। फिर मैंने शूदों में से 7 नीले फल निकाले। भले ही ये फल अभी भी ताजगी से भरे हुए हैं और लाइव स्ट्रीम के दर्शक तुरंत उग्र हो गए। ओ, ये तो बर्फीले नीले जामुन हैं। ठंडे क्षेत्रों में ये ताजगी फल सोने से भी अधिक कीमती है। इसमें अत्यधिक उच्च मात्रा में विटामिन और ऊर्जा होती है। भगवान, ये किस्मत है। न केवल लाइव स्ट्रीम में, बल्कि मैं खुद भी अपनी किस्मत पर खुश हूँ। आखिरकार हर विशाल रक्त चूहा इतना सामान नहीं रख सकता, लेकिन यह भी दर्शाता है कि संकट की जानकारी मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। मैंने मोटे और पतले रक्त चूहे और जामुन को गाड़ी में फेंक दिया, हाथों पर लगे केक को थपथपाया और आगे बढ़ा। इस समय नीली पृथ्वी के तीसरे सूचना कार्यालय में पर्यवेक्षक लियू फेई फेई ने मेरी स्थिति की रिपोर्ट की। सूचना कार्यालय के समूह के नेता तान किंग ने मुझे बीज के रूप में अपग्रेड करने का आदेश दिया, अर्थात खोजकर्ता। मेरे माता, पिता और बहन को बीजिंग और नए सर्कल में स्थानांतरित किया गया। नंबर है 7। बीजिंग हरता आदेश मत। जान लें कि प्रलयकारी में प्रत्येक देश के हर बैच के खोजकर्ताओं में केवल एक स्थान होता है। यह उच्चतर सभ्यता द्वारा छोड़ी गई एक विशेष नियम है। यह अगले चरण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये सब मुझे नहीं पता। मैं अभी भी आश्रय की तलाश में यात्रा कर रहा हूँ। इस समय मेरी हल्की सुनहरी दृष्टि में हर कुछ 100 मीटर पर एक विशेष हल्की पीली ट्रेस दिखाई देती है। बस एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढना है ताकि बंजे को पार कर सकें। यहाँ संसाधनों का भंडार अंतहीन है। समय अनजाने में रात के गहरे समय में पहुँच गया। एक दिन की यात्रा के बाद मैंने उपयुक्त आश्रय नहीं पाया, इसीलिए मैंने स्वीडिचर को ठीक से मोड़ दिया और बस एक बर्फ की गुफा खोदकर उसमें घुस गया। आज मैं संसाधन जमा करने का इरादा नहीं रखता। ये खाद्य पदार्थ मेरी जीवन रेखा है और एक दिन की यात्रा के बाद मेरी रेटिना पर अब गहरी रात में यात्रा करना लाभदायक नहीं है और मुझे अपनी ताकत को पुनः प्राप्त करने के लिए आराम की आवश्यकता है। जब अगले दिन सूचना प्रणाली अपडेट होती है तो मैंने सीधे वातावरण का चयन किया। रेटिना पर फिर से हल्की सुनहरी 3 आयामी होलोग्राफिक टोपोग्राफिक मानचित्र खुल गया और वाहनों के लाभ के कारण इस बार का मानचित्र क्षेत्र 10 किलोमीटर तक बढ़ गया। मैंने देखा कि इस बार के मानचित्र पर आश्रय के समन्वय भी बढ़ गए हैं।
बाएं तो एक नारंगी गर्म प्रकाश का एक समूह है। जब मेरी ध्यान बाईं ओर के सफेद प्रकाश बिंदु पर केंद्रित हुआ तो प्रणाली ने तुरंत संबंधित आश्रय का विवरण प्रदर्शित किया। रेटिना पर सामग्री देखकर मैंने तुरंत गर्म ऊर्जा गुफा का चयन किया। सफेद आपदा कितनी देर तक जारी रहेगी यह नहीं पता। गर्म ऊर्जा गुफा मेरे लिए बहुत बड़ी गर्मी बचा सकती है। इस समय लाइव स्ट्रीम शुरू होने का समय हो गया है। पहले से ही इंतजार कर रहे हजारों दर्शक श्रृंजन मेरी लाइव स्ट्रीम में प्रवेश कर। क्या सच है? मैंने लाइव स्ट्रीम के बुलेटिन की सामग्री नहीं देखी, बल्कि स्वेदीचा के सहायक पैड पर जोर से पैडल कर रहा था। अब हवा और भी तेज हो रही है। गाड़ी की शरीर तेज हवाओं के प्रतिरोध में रुक गई। अचानक प्रणाली ने मुझे चेतावनी दी। गर्म ऊर्जा गुफा से अभी भी 12 किलोमीटर की दूरी है। चेतावनी 5 घंटे बाद सफेद आपदा पूरी तरह से फटने वाली है। वर्तमान तापमान -50 डिग्री सेल्सियस है। यह सुनकर कुछ सोचने के बाद मैंने अपनी जेब से चांदी के सितारे के ग्रिल्ड मछली निकालकर 3 खा ली। इस समय लाइव स्ट्रीम के दर्शक सभी चौंक गए। ओह, 3 खा लेना, क्या यह नमी की सीमा से बाहर नहीं है? क्या वह पागल हो गया है? वह तो चांदी के सितारे का है। एक ही मछली से कई 100 घरों के संसाधन मिल सकते हैं। क्या यह संभव है? थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि मेरे शरीर में एक गर्म धारा फट गई है। मेरी त्वचा भी लाल हो गई है और यह बधाई हो, खोजकर्ता ने अंतिम ठंड प्रतिरोध क्षमता प्राप्त की। यह सुनकर मैंने एक जोर से चिल्लाया, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। स्वेदीचा की गति तुरंत बढ़ गई। मैंने सामने की दीवार को मजबूती से फाड़ दिया, लेकिन जैसे ही मैंने फिर से गति बढ़ाई, मैंने स्वाभाविक रूप से पीछे मुड़। कुछ किलोमीटर दूर एक सफेद दीवार जो सैकड़ों मीटर ऊंची है, चुपचाप मेरी ओर बढ़ रही है। सफेद आपदा का विशालकाय चित्र बना है। वह मेरे पीछे का पीछा कर रहा है। इस क्षण में लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स में जल्दी भागो के शब्द हैं। अचानक मेरे कानों में एक तीव्र चेतावनी गूंजती है। सफेद आपदा का उलटी गिनती शुरू हो गई है। 10, 9, 8। ठीक इसी समय जब मैं बर्फीले छाए के बीच देखता हूँ तो मुझे एक बड़ी हवा से बचने वाली चट्टान के नीचे एक हल्की नारंगी रोशनी दिखाई देती है। वह भूगर्भीय गर्मी है। इसी समय इमारत की सूचना एजेंसी में लियू फेई फे मेरी लाइव स्ट्रीम को देखकर, पिछले महीने लाइट हाउस देश ने भयंकर हत्या का सामना किया। 3 विशेष बलों के राजा पूरी तरह से नष्ट हो गए और झांग यू को और भी भयंकर सफेद आपदा का सामना करना पड़ा। डेटा के अनुसार उसकी जीवित रहने की संभावना लगभग 0 है। सामने बैठे तान क्यू ने एक हाथ से डेस्क पर थप्पड़ मारा। झांग यू को कुछ नहीं होगा। उसने अभी अपनी अंतिम शारीरिक क्षमता को बढ़ाया है और इस समय मैं उस चट्टान की गुफा से लगभग 4 मीटर दूर हूँ, लेकिन पीछे का तूफान पहले ही आ चुका है। यह विशाल वायुमंडलीय दबाव मुझे दिशा खोने के कगार पर ले आया। फिर मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया और फिर मैं और मेरी गाड़ी लगभग उड़ने लगे। जब मैंने निकटता में गुफा देखी तो मैंने अचानक स्टीयरिंग व्हील को मोड़ा और अपनी गति का उपयोग करते हुए दरार में, लेकिन मुझे नहीं पता था कि लाइव स्ट्रीम में कमेंट्स पूरी तरह से पागल हो गए थे। ओह, मैं अभी देख भी नहीं सकता था। भगवान ने जीवित रह लिया। भाइयों, आंसू आ गए। लेकिन तभी कुछ चेरी ब्लॉसम देश के कमेंट्स आए। बस एक थोड़ी बड़ी बर्फीली तूफान है। इमारत के लोग वास्तव में नागरिकों को नहीं जानते। दर्शकों को निश्चित रूप से बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। उन्होंने इंटरनेट पर वापस गालियां दी। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कौन मुझे एक टिकट दे, मैं जाकर उन्हें ले जाऊंगा। लेकिन जब गाली ग्लॉज शुरू होने ही वाली थी तभी लाइव स्ट्रीम, यह हवा के चट्टानों से टकराने की आवाज थी। फिर निम्न तापमान और तेज हवा के दबाव के तहत अनगिनत तेज बर्फ के नुकीले टुकड़े गुफा के मुंह से भीतर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चट्टान की दीवारों और जमीन के साथ आंखों से देखी जा सकने वाली गति से गहराई में बढ़ते गए। अंततः वे गुफा की गहराई में लगातार उभरते गर्म स्रोत से टकरा गए। नोकें धीमी और पिघलने लगी, फिर पूरी तरह से ठोस हो गईं। एक पारदर्शी लेकिन शानदार बर्फ से भरे दरवाजे का निर्माण हुआ और इस समय मैं सिस्टम के समान स्तर के एस ग्रेड स्टार हाउस का अवलोकन कर रहा हूँ। इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर से अधिक हो चुका है। छत की ऊंचाई लगभग 10 मीटर है। यहाँ मैं हॉल में पौधों का ध्यान से अवलोकन कर रहा हूँ। गुफा के भीतर हल्की सफेद धुंध तैर रही है। चट्टान की दीवारों की ऊंचाई से रिसने वाले पानी की बूंदें जमीन पर एक छोटी धारा बना रही हैं, जो गुफा की गहराई में उस अज्ञात क्षेत्र की ओर बह रही हैं। लेकिन मैंने तुरंत गहराई में खोज करने का निर्णय नहीं लिया, बल्कि जमीन पर उन बाधक पत्थरों को हटा दिया। यहाँ तक कि अजीब चट्टानों के बीच कूदते और चढ़ते हुए हर कोने की जांच कर रहा हूँ। और लाइव स्ट्रीम में कई विदेशी दर्शक जो पहली बार आए थे मेरे कुशल हाथों को देखकर चकित रह गए। वाह,
इस इमारत के व्यक्ति की मुख्य शक्ति बहुत मजबूत है। बिखरे पत्थरों के बीच जैसे वह समतल पर चल रहा हो, बिल्कुल एक बर्फीली तूफान की तरह। इमारत के देश के दर्शक भी मजाक करने लगे। ये तो तेज है, ये तो तुम लोगों ने नहीं देखा जब भगवान गाड़ी चला रहा था। ये सभी को पता है कि भगवान इमारत के पहले तेज आदमी हैं। मजाकों। हालांकि चर्चा की गर्मी जारी है। मैंने आज भी कोई सामग्री अपलोड नहीं की। सिस्टम पैनल पर एक नजर डालते ही मैं पहले 100 से बाहर हो गया। बस यह नहीं सोचा था कि मेरी नमी की मात्रा 300 की सीमा तक पहुंच गई है, तो भविष्य में केवल जादुई जानवरों का सेवन या उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ ही मेरी शारीरिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जब मैं सोच में था तो एक तीखी गंध वाली गर्म हवा गुफा की गहराई से फूटने लगी। मैंने संकट दृश्य खोला और देखा कि इस आश्रय के ऊपर हल्के लाल रंग की पटरियां लटकी हुई हैं। सभी दूसरे स्तर के अंधेरे गुफा जादू के प्रतीक हैं। हालांकि उनकी मल से विस्फोटक बनाने की क्षमता है, लेकिन मेरे पास कोई हथियार नहीं है। यदि मैंने हाथ उठाया तो यहाँ सो रहे चमगादड़ निश्चित रूप से जाग जाएंगे। इस उड़ने वाले जादुई जानवरों के झुंड का सामना करते हुए मेरे पास केवल सूखकर मरे जाने का एक ही रास्ता है। मेरे पास तो कोई हथियार भी नहीं है। मैं वास्तव में बहुत गरीब हूँ। इस पर विचार करने के बाद मैं अपेक्षाकृत ताजगी वाले हॉल के सामने लौट आया, सामग्री को व्यवस्थित किया और आराम किया। एक रात की विश्राम के बाद मेरी शारीरिक क्षमता फिर से चरम पर पहुंच गई। चूंकि मैं पहले से ही व्यवस्थित हो चुका हूं, मेरा प्राथमिक कार्य अपने घर के तहखाने की। इस बार वातावरण की जानकारी ने सीधे एक चौंकाने वाले भूमिगत दृश्य का निर्माण किया। मानचित्र को मैंने जहां स्थित हूं, गुफा के हॉल को केंद्र मानकर नीचे की ओर अनगिनत जटिल धमनियों को फैलाया, जैसे एक विशाल बर्फ और बारिश का दृश्य। जब मैं मानचित्र का अवलोकन कर रहा था तो मैंने एक अजीब बैंगनी प्रकाश का पिरामिड प्रतीक देखा। अगले क्षण वातावरण की जानकारी ने रिपोर्ट की, बधाई हो, मेजबान ने विश्व प्रसिद्ध अवशेष खोजा है। भूमिगत 25 किलोमीटर की गहराई पर एक खंडहर बर्फ और तूफान का मंदिर है। मेजबान को व्यक्तिगत रूप से जाने की सिफारिश। जब प्राचीन युग में प्रवेश किया तो खोजकर्ता केवल शारीरिक रूप से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते थे। यदि वे लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं तो वे अपनी शारीरिक क्षमता को लगातार विकसित कर सकते हैं और सच्चे प्राचीन शिकारी बन सकते हैं। हालांकि सुपरनैचुरल क्षमताओं के बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था। वर्तमान में ज्ञात है कि जीवित बचे हुए पहले 10 खोजकर्ताओं की शक्ति तीसरे स्तर के जादुई जानवरों के स्तर तक पहुंच चुकी है। मैंने तुरंत निर्णय लिया कि मुझे अवश्य देखना चाहिए, लेकिन जाने से पहले मुझे पहले खाना चाहिए। इसलिए मैंने 2 दिन पहले रास्ते में पकड़ी गई उस खून चूहा को धातु के बक्से से बाहर निकाला। ये खून चूहा तो बहुत अच्छा लग रहा है। ओह, भगवान फिर से खाना बना रहा है। आश्रय का पहला भोजन मैंने एक साधारण चूल्हा बनाया और फिर उसके ऊपर एक साफ और समतल लकड़ी का टुकड़ा रखा। नीचे एक छोटे से उच्च ऊर्जा वाले लकड़ी के टुकड़े को जलाया और फिर खून चूहे का मांस रखा। लेकिन कुछ ही समय में एक प्रबल मांस के रस की सुगंध फैल गई। फिर मैंने 3 बर्फीले नीले जामुन निकाले और उन्हें कुचल दिया। इस समय मैंने एक टुकड़ा जो अभी भी कम तेल में था, मांस का टुकड़ा लिया, जाम में डुबोया। इस तरह से ठंडे फल के मांस के साथ लिपटे हुए भुने हुए मांस को मुंह में डालते ही, भगवान कृपया एक इंसान बनो। क्या यह खाने का तरीका है जो कोई सोच सकता? और लियू फेई फेई ने स्क्रीन पर व्यस्त आवाज को देखते हुए उसके होंठों के कोने में ब्लू स्टार के 8वें बैच के खोज करता। कुछ लोग भोजन के लिए दौड़ रहे हैं, कुछ आश्रय के लिए व्यस्त हैं, लेकिन झांग यू जो प्रवाहित गर्भ में है वह तो जीवन का आनंद लेना शुरू कर चुका है। शायद यह एक शीर्ष आश्रय द्वारा दी गई आत्मविश्वास है। इस बीच इमारत देश की विशेष कार्रवाई एजेंसी, इमारत देश की सेना और राजनीतिक क्षेत्र के शीर्ष राजा, उनकी नजरें बड़े स्क्रीन पर लगातार बदलते वास्तविक समय की निगरानी पर हैं और तान ख्यू लेजर पेन से स्क्रीन पर निशान लगा रहा है। सभी नेताओं उपरोक्त प्राचीन युग के पहले 9 दिनों में वैश्विक बीज और खोजकर्ताओं की जीवित रहने की स्थिति की रिपोर्ट है। झाओ तियानजू बी श्रेणी के अंधेरे जंगल में विषाक्तता से ग्रस्त है। उसे 3 दिनों के भीतर एंटीडोट खोजना होगा। ली क्यूंग क्यूंग में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने निगरानी चित्र को ध्यान से देखा। इस समय लाओ प्रमुख ने अपनी भौहें मरोड़ते हुए कहा, प्रवाहित गर्भ का वह लड़का कहाँ है? वह अब किस? तब तान क्यू एक पल के लिए चौंका और फिर स्क्रीन को स्विच किया। बस देखा कि वीडियो में चांग यू अलाव के चारों ओर पानी को भून रहा है। बैठक कक्ष में एकदम सन्नाटा हो गया। लाओ प्रमुख ने एक कप चाय पी, फिर स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा, यह गंदा लड़का। जबकि अन्य लोग भयानक परिस्थितियों में भूख सहन कर रहे हैं, वह तो आराम से जी रहा है। बैठक कक्ष का माहौल तुरंत जीवंत हो गया। सभी ने प्रशंसा की
झांग का उल्लेख करते हुए कहा कि न केवल उसने आश्रय पाया बल्कि उसने एक पुराने प्रमुख ने तुरंत झांग के आश्रय की रेटिंग पूछी। तान क्यू ने तुरंत रिपोर्ट को लाया। उसके आश्रय की रेटिंग एक स्तर की है। वैश्विक स्कोर के समय मैंने सुझाव दिया कि उसे 8वें बैच के अपोकैलिप्स उम्मीदवारों में शामिल किया जाए। सुनकर पुराने प्रमुख ने मुस्कान छिपाई और कुछ क्षण के लिए विचार किया। यह एक अच्छा पौधा है, लेकिन अपोकैलिप्स एक प्रकाश देश की इच्छा है। आकार बड़ा है, इसे कुछ और दिनों तक देखना होगा। इस समय मैं खून चूहे की चर्बी मैंने तेल उबालने के बीच में दसियों किलो मांस को उंगलियों के आकार के टुकड़ों में काट लिया। फिर मैंने मांस की पट्टियों को एक साथ रखा। खनिज कोयले के चारों ओर सूखने के लिए जब पत्थर के बर्तन में तेल की गंदगी सुनहरे रंग में तैरने लगे, मैंने लगभग 10 साफ कटोरे खोजे। मैंने गर्म तेल को बाहर निकाला जो खाने के तेल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था, और इसे एंटी फ्रीज कोटिंग या प्रकाश ईंधन के रूप में भी